हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि स्पर्म यानी शुक्राणु क्या होता है। स्पर्म जो एक सेल जो होता है यह मेल सेक्स गैमेट होता है। यह दो टाइप के सेक्स गैमेट सेल पाए जाते हैं। मेल सेक्स गैमेट को स्पर्म कहते हैं यानी शुक्राणु, और फीमेल सेक्स गैमेट को एग कहते हैं यानी अंडा। तो स्पर्म बहुत ही ज़रूरी होता है किसके लिए? हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए। अगर स्पर्म ही नहीं रहा तो रिप्रोडक्शन सिस्टम का जो प्रोसेस होता है वह कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि स्पर्म हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए कितना ज़रूरी है। इसके पिछले क्लास में हमने बताया था कि जो स्पर्म होता है वह कहाँ बनता है। तो स्पर्म जो होता है वह टेस्टिस में बनता है। जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। यह जो टेस्टिस होता है यह एब्डोमिनल कैविटी में क्यों पाया जाता है? नहीं पाया जाता। क्यों? यह बाहर क्यों पाया जाता है? क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वह हमारे शरीर के टेम्परेचर से बहुत ही कम होती है, कम की आवश्यकता होती है। इसलिए जो टेस्टिस होता है यह एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। अब हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे और इनका जो फंक्शन होता है ये हम लोग समझेंगे। आप लोग यहाँ पर स्पर्म का डायग्राम देख पा रहे होंगे। तो इसे हम लोग मुख्य 3 भागों में बांटे हैं। पहला पार्ट है हेड, दूसरा पार्ट है मिड पीस और तीसरा पार्ट है एंड पीस। ये मुख्य 3 भागों में इस स्पर्म को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके पहले कवर करेंगे। पहला जो रीजन है हमारा हेड, इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। स्पर्म के जो शीर्ष भाग पर एक टोपी नुमा जो संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। जो आप लोग ये रेड कलर का देख रहे हैं इसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। इस हेड के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह सेल मेम्ब्रेन द्वारा ये क्या होता है? एक्रोसोम ढका हुआ रहता है, जो आप लोग यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। ये जो रेड वाला है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? जब जो स्पर्म होता है यह फर्टिलाइज के लिए अंडा के पास जा रहा होता है, उस समय जो एग होता है, फीमेल का जो एग होता है सेक्स गैमेट, इसमें क्या होता है? स्पर्म अंदर जाने के लिए ये क्या करता है? एक्रोसोम इसे पेनिट्रेट करता है, जिससे यह स्पर्म क्या हो, इसमें आसानी से फ्यूज हो जाए अंडे में। इसलिए एक्रोसोम ये क्या करता है? पेनिट्रेट करता है। यह एक्रोसोम किससे बना हुआ होता है? यह एक्रोसोम जो होता है यह गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है। इस एक्रोसोम में जो क्या होता है? एंजाइम पाए जाते हैं जिनको हम लोग स्पर्म लाइसिन कहते हैं। यह एंजाइम का कार्य क्या है? देखिए, जो ये जो एग होता है, जो फीमेल गैमेट सेक्स गैमेट जो एग होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है। इसमें बहुत सारे लेयर पाई जाती है। तो क्या होता है? ये एक्रोसोम क्या करता है? जब यहाँ पर पेनिट्रेट करता है उसी वक्त इसमें एंजाइम को छोड़ देता है, और वो एंजाइम जो स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम है, इस जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्या करता है? नष्ट कर देता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक परत पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हाइलोरोनिक अम्ल कहते हैं। हाइलोरोनिक अम्ल को ये क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिसे ये क्या होता है? अंदर यहाँ पर छेद हो जाता है और ये स्पर्म एग में ये प्रवेश कर जाता है। तो आप लोग समझ गए जो एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। एक्रोसोम जो होता है यह गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है, और एक्रोसोम क्या करता है? यह एग में पेनिट्रेट करने का कार्य करता है, जिससे यह छेद हो जाए और यह स्पर्म एग में प्रवेश कर जाए। नेक्स्ट है इसमें क्या है? उसके बाद यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का जो एरिया देख रहे हैं ये क्या है? न्यूक्लियस। ये पहला है एक्रोसोम, दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है यह, इसमें क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें मेल का जो हैप्लॉइड जो गैमेट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो फीमेल का जो एग होता है इसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। दोनों मिलकर कितने? 46 क्रोमोसोम मिलकर जायगोट बनाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे जो यहाँ पर हेड का जो स्पर्म का जो हेड है, इसमें पहला पार्ट है क्या? एक्रोसोम, जो ये रेड कलर का आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद है न्यूक्लियस, जो आप लोग ये इसके एक्रोसोम के नीचे वाले पार्ट्स को देख पा रहे होंगे। तो न्यूक्लियस और एक्रोसोम दोनों का कार्य आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद
ठीक न्यूक्लियस के नीचे जो क्या होता है, यहाँ पर एक नेक, ये जो सरकरा हुआ नली जैसा दिख रहा है, इसे हम लोग नेक कहते हैं। और इस नेक में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स है। ये सेंट्रियोल्स कितने, 2 यहाँ पर सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। कहाँ, स्पर्म के नेक में, गर्दन में 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। पहला सेंट्रियोल्स का नाम है यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सेंट्रियोल्स है। पहला सेंट्रियोल्स का नाम है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स और दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल्स। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होता है, यह न्यूक्लियस के ठीक नीचे पाया जाता है और ये स्पर्म और एग जब मिलकर जाइगोट बना रहे होते हैं तो उसमें काफ़ी डिवीजन होता है। उस समय यह प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल फर्स्ट क्लीवेज का कार्य करता है। और डिस्टल जो सेंट्रियोल्स है, इससे क्या होता है, ये सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलता है, जो यहाँ पर ये मिड पीस में निकला हुआ रहता है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस सेंट्रियोल से क्या होता है, यहाँ पर एक एक्सियल फिलामेंट निकला हुआ रहता है। एक्सियल फिलामेंट कहने का अर्थ है कि ये स्पर्म के बीचों बीच यह फिलामेंट पाया जाता है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, हेड। उसके बाद है मिड पीस। मिड पीस में क्या होता है, जो पहला तो आप लोग समझ गए, ये जो एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है और इसी के चारों तरफ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यह स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि स्पर्म में मूवमेंट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगा, इसलिए क्या होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, यह क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि यह मूवमेंट करके जो ये स्पर्म है वेजाइना से होते हुए ये फ्लैपियन ट्यूब में जाकर एक के साथ फर्टिलाइज हो जाए। तो उसके लिए ये मूवमेंट के लिए क्या जो एनर्जी चाहिए होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। आई होप आप लोग इतना मिड पीस के बारे में भी समझ गए होंगे। अब आता है यहाँ से जो आखिरी जो रीजन है, इसे हम लोग टेल रीजन कहते हैं। ये स्पर्म का जो टेल होता है, स्पर्म जो होता है, इसमें सबसे अधिक लंबा भाग क्या होता है, इसका यह टेल पाया जाता है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये गति यानी स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए यह कार्य करता है। इस टेल में एक्सियल फिलामेंट भी पाया जाता है, जो यहाँ से आप लोग सेंट्रियोल्स, जो डिस्टल सेंट्रियोल से होते हुए यह फिलामेंट जो आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्सियल फिलामेंट, यह टेल तक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य होता है स्पर्म को क्या करता है, मूवमेंट देना। यह स्पर्म को मूवमेंट देता है, इसी की सहायता से स्पर्म क्या होता है, मूवमेंट करता है। और यह वजाइना के द्वारा होते हुए मूवमेंट करते हुए ये कहाँ पहुँचता है, फ्लोपियन ट्यूब में, जहाँ पर जो फीमेल सेक्स गैमेट एग वहाँ पे रहता है, वहाँ पे फर्टिलाइज होने के लिए। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर के बारे में पूरा समझ गए होंगे कि ये जो स्पर्म होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिड पीस और एंड पीस। पहला है हेड में क्या है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। उसके बाद नेक, नेक में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल्स, जो 2 तरह के होते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स और डिस्टल सेंट्रियोल्स। डिस्टल सेंट्रियोल्स क्या, वहाँ से क्या निकलता है, एक्सियल फिलामेंट निकलता है, जो आगे टेल तक जाता है। और मिड पीस में क्या है, इस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो स्पर्म को क्या करते हैं, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए। उसके बाद जो ये टेल रीजन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके बीच में भी फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट आया हुआ रहता है, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और टेल का जो मुख्य कार्य क्या है, स्पर्म को अधिक जो मूवमेंट देना, इसका मेन कार्य है, जो स्पर्म आगे मूवमेंट कर पाए, इसका मुख्य कार्य क्या है, टेल का स्पर्म को मूवमेंट देना। तो आई होप आप लोग ये पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।